तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो हिंदी कोर आपका सब्जेक्ट है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, जो आपका 19 फरवरी, जी हाँ बच्चों, 19 फरवरी 2024 को जो आपका हिंदी कोर का बोर्ड एग्जाम होने वाला है इस सब्जेक्ट का, इसके अंदर क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। और हिंदी कोर के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। हिंदी इलेक्टिव की वीडियोस तो आपके लिए आ ही रही है सैम्पल पेपर वाली, लेकिन हिंदी कोर के भी बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर लेके आइए, सैम्पल पेपर लेकर के आइए हिंदी कोर का। तो फाइनली हम लोग आपके लिए हिंदी कोर का सैम्पल पेपर लेकर के आ गए हैं। ठीक है, हम लोग बहुत मेहनत करके ये सैम्पल पेपर आप सभी बच्चों के लिए बनाए हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं इस वीडियो पे, तो इससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th का हिंदी कोर का सैम्पल पेपर, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 302। ठीक है, यानी कि 302। और हिंदी कोर का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करें अगर आपके बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा हिंदी कोर का, वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर एक सीरीज होगी, एक सेट नंबर होगा, 4 सेट आता है आपका। ये सेट नंबर 1 है। अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखेंगे तो चारों सेट का आपको मैं सैम्पल पेपर करवा दूंगा। ठीक है, बस मैं देखता हूँ कि ये जो फर्स्ट वीडियो है, पहली वीडियो जिसको आप कह सकते हैं, इस पर कितना तगड़ा रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, हिंदी इलेक्टिव तो ऑलरेडी हम लोग करवा ही रहे हैं, लेकिन अगर हिंदी कोर पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप देते हैं तो आपके लिए इसी तरह से 4 से 5 सैम्पल पेपर तो मिनिमम मैं आपको करवा ही दूंगा। ठीक है, ये पहला वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और लाइक कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको एक कोड नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके नीचे चले तो कुछ इस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और इसके नीचे आए तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिया गया है, जिसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। सामान्य निर्देश को अगर आप पढ़ते हैं तो पेपर का मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि पेपर किस तरह का आने वाला है। देखिए यहाँ पर सामान्य निर्देश में बताया गया है कि निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। ये जो प्रश्न पत्र है ये 2 खंडों में बटा हुआ होगा, यानी 2 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ होगा, खंड अ और खंड ब। ठीक है, जो आपका खंड अ है उसके अंदर आपका 40 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसका उत्तर आपको देना है। उसके आगे चले तो जो आपका खंड ब रहेगा, इसके अंदर 8 वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य है। ठीक है, यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखने का प्रयास कीजिए, यानी कि कोशिश कीजिए कि ऐसे आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह से आंसर देने का प्रयास कीजिए अगर आपको आता है तो। नहीं तो आप अपने हिसाब से भी आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो हिंदी कोर का आपको 19 फरवरी का एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग आ गए हैं खंड अ के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन ए भी बोलते हैं। इसके अंदर वस्तुपरक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे, जिनका आंसर हमें लिखना है। पहले अपठित बोध वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश, एक पैसेज दे दिया है, इसको पढ़ना है और इसके बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर देना है। तो इस तरह से थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि आप स्वयं को जितना ज्ञान से चमकाते जाएंगे उतना ही आपका जीवन के प्रति विश्वास बढ़ता जाएगा। नियमित अध्ययन भी शक्ति संचयन का एक रूप है। आज आपके द्वारा किया गया अध्ययन कभी भी आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता है। आज जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बर्बाद हो रहा है या पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं है, है ना।
तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो आप अध्ययन कर रहे हैं, जीवन में कभी न कभी यही पढ़ाई, आपका यही अध्ययन एक दिन चमत्कार पैदा कर देगा, ठीक है, आपके जीवन में। इस तरह से करके आपका ये गद्यांश दिया गया है। वीडियो पॉज़ करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं और इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उनका आंसर हम लोग देने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। तो बाकी आप ये देख सकते हैं, पूरा का पूरा आपका गद्यांश है। इस तरह से आपका ये गद्यांश दिया गया है बच्चों। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, आप स्वयं को जितना ज्ञान से चमकाते जाएंगे, उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द डैश के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शब्द है बच्चों, वो आपके विवेक में, ठीक है, प्रतिदिन बढ़ोतरी करने को लेकर के यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जो आपका विवेक है उसमें प्रतिदिन बढ़ोतरी करने के लिए। ठीक है, जो ये बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि गद्यांश के आधार पर शक्ति संचयन का सटीक अर्थ पहचानिए। तो शक्ति संचयन का सटीक अर्थ होगा बच्चों, निरंतर अपनी क्षमताओं का विकास करना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो कैपेसिटी है उसको आपको बढ़ाते रहना चाहिए, उसी कैपेसिटी पर रुक नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कि आप दौड़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और 10 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि 10 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, या जितना मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए। ठीक है, तो कभी भी अपनी क्षमता के ऊपर रुक नहीं जाना चाहिए, अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते रहना चाहिए। गद्यांश के आधार पर जो शक्ति संचयन है, इसका सटीक अर्थ यही होता है। ठीक है, निरंतर अपनी क्षमताओं का विकास करना। ओके बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न कि गद्यांश में रेखांकित पंक्ति उस व्यक्ति के डैश को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर जो रेखांकित पंक्ति है वह उस व्यक्ति के ज्ञानाभाव को व्यक्त करती है। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश के आधार पर गलत कथन पहचानिए। ये जो गद्यांश है उसके आधार पर आपको गलत कथन पहचानना है। तो ये जो ए वाला ऑप्शन है, फौजी युद्ध आने पर ही तैयारी करते हैं, ये आपका गलत है। जो फौजी होते हैं ना, आपको भी पता होगा, वो हमेशा तैयारी करते रहते हैं। उनके लिए एवरी डे एक वॉर लाइक सिचुएशन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया जब युद्ध होगा तभी वो तैयारी करना शुरू करेंगे, वो हमेशा तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत कथन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, गद्यांश में संचित शक्ति को पूंजी कहा गया है। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित ये जो शब्द है पूंजी, इसकी किसकी ओर संकेत करता है। ठीक है, तो ये जो पूंजी है बच्चों, ये आपका संकेत करता है प्रचुर सामर्थ्य के विकास की पूंजी की ओर। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो कथन दिए गए, इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कथन क है कि दूरदृष्टि की कमी से विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है जी। और कथन जो हमारा ख है वो कह रहा है कि विषम परिस्थितियों का सामना करने का सामर्थ्य विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथन क सही है और कथन ख उसका सही परिणाम है। ओके, चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, असली कमाई तो उसकी वचन है, असली कमाई तो उसकी वचन है। लेखक ने ऐसा कहा क्योंकि लेखक जो है भैया वो विकट परिस्थितियों में संचित पूंजी ही काम आती है। ठीक है, लेखक ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जब विकट परिस्थितियां आती हैं तो जो इकट्ठा की गई पूंजी है ना वही काम आती है। आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, जब ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है, जैसे सडनली कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, ठीक है, तो जैसे कोई हो गया हॉस्पिटलाइज, कुछ हो गया बीमारी वगैरह, तो जो आपका सेविंग्स है, जो आपने बचत किया होगा, 2 रुपये, 10 रुपये, 1,000 रुपये, 50,000 रुपये, जो भी जितना भी बचत आपने कर रखा होगा वही काम में आता है, अन्य कोई व्यक्ति उस टाइम पे काम नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए लेखक ने कहा है असली कमाई तो उसकी बचत है। ओके बच्चों, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, इसी तरह की हिंदी कोर के सैंपल पेपर्स की वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए वीडियोज़ और ज़्यादा आती रहेंगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आठवां क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का मूल भाव आपकी पाठ्य पुस्तक के किस पाठ से मेल खाता है। तो उपयुक्त जो आपका गद्यांश है उसका जो मूल भाव है बच्चों,
वो मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये जो पाठ है इससे मेल खाता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन देखिए। आज आपके द्वारा किया गया अध्ययन कभी भी आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता है कि लेखक द्वारा बताई गई परिस्थितियां डैश के आधार पर है। तो संभावना के आधार पर है। किसके आधार पर है बच्चों? संभावना के आधार पर। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखिए कि वे सफलता का मूल्य चुकाए बिना सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं। उपयुक्त पंक्ति का सही आशय पहचानिए। तो इसका जो सही आशय होगा बच्चों वो होगा बिना मेहनत किए उन्नति पाना। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका काव्यांश दे दिया गया है, वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से स्टार्टिंग की कुछ लाइनें मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। जैसे अश्रु यह पानी नहीं है, यह व्यथा चंदन नहीं है, यह न समझो देव पूजा के सजीले उपकरण, ये जो है सो कि न मानो अमरता से मांगने आए शरण, ये स्वाति को खोजा नहीं है। तो इस तरह से करके ये आपका काव्यांश दिया गया है, वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि यह न समझो देव पूजा के सजीले उपकरण, ये उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। ये जो आपका उपकरण रेखांकित शब्द है ना, अंडरलाइन वर्ड, इसका क्या अर्थ होगा वो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा जो है सो कि संपन्न की भावना। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपको 4 लाइनें दे दी है, इनको पहले पढ़िए और उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो पहला है आपका अश्रु स्वाति नक्षत्र में सीप में गिरकर बना मोती। ठीक है जी, पानी शीतल होता है पर आंसू पानी होकर भी शीतल नहीं है। ठीक है जी, मनुष्य को देवताओं और दानवों से श्रेष्ठ बताया गया है। ओके, धरती के त्याग और तपस्या की अनेकों गाथाएं मुखवाणी में निहित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 आपको लाइनें दी गई हैं। तो इसके आधार पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर केवल दूसरा और चौथा। ठीक है, जो आपका दूसरा वाला है कि पानी शीतल होता है पर आंसू पानी होकर भी शीतल नहीं होता है, ये आपका बिल्कुल सही बात बोल रहा है। देखिए, पानी तो शीतल होता है लेकिन जो आपके आंसू होते हैं, लोगों के आंसू होते हैं, वो पानी होकर के भी शीतल नहीं होता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही बोल रहा है। और चौथा देखिए, धरती के त्याग और तपस्या की अनेकों गाथाएं मुखवाणी में निहित है। तो ये बात भी बिल्कुल आपका सही बोल रहा है। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए। आंसू के उत्पन्न होने का भाव किस पंक्ति में आया है? तो आंसू के उत्पन्न होने का जो भाव है बच्चों वह शुभ मानस से छलक आए तरल ये ज्वाला मोती, ये पंक्ति में आया है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, अन्य का विष मांग कहता है स्वजन तू और जी ले, इनमें से कौन सी परिस्थिति उपयुक्त पंक्ति के अर्थ से सबसे अधिक मेल खाती है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला कि परिवार का मुखिया सबकी बला स्वयं पर लेकर हंसते हंसते सहता है। ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। जैसे परिवार का जो मुखिया होता है, कई के परिवारों में मम्मी होती है, कईयों के परिवार में पिताजी होते हैं। मोस्टली परिवारों में पिताजी जो होते हैं वो परिवार के मुखिया होते हैं। तो पूरे परिवार पर जो कठिनाइयाँ आती हैं वो परिवार का जो मुखिया होता है, जैसे हमारे पिताजी, इनको हाथ जोड़ करके नमन है, तो वो हंसते हंसते उसको अपने ऊपर ले लेते हैं और सह लेते हैं वो। ठीक है, आप अगर उनकी जगह खड़े होंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, और वैसी परिस्थितियों में भी वो हंसते रहते हैं। तो हमें उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं आपको कह रहा हूँ, और ये तो एक भैया नैतिक मूल्य है। खैर, तो यहाँ पर सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कथन कारण है। कथन कह रहा है कि स्वयं को दृढ़ बनाने के लिए आंसुओं को औजार कहा गया है। ठीक है जी, और कारण कह रहा है यहाँ पर कि मनुष्य की तीव्र मानसिक पीड़ाओं के कारण यह जलमात्र न होकर ज्वाला बन गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो होगा डी वाला। कथन ए गलत है किंतु कारण आर जो है उसकी सही व्याख्या है। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर, जो कि आपका अभिव्यक्ति माध्यम वाला रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, तीसरे में पहले में क्या पूछा है, तीसरे के पहले में। ठीक है,
कि किसी बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबर को कम से कम शब्दों में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाने को क्या कहते हैं? तो इसको फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। जैसे टीवी में नहीं आता है ब्रेकिंग न्यूज़, देखिए ये हो गया, वो हो गया, इस दुनिया में इधर ये घटना हो गई, उधर देखिए इलेक्शन हो रहा है, इधर भी इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, चारों तरफ चुनाव का माहौल है और देखिए इस साल चुनाव में कौन जीतने वाले हैं। इस तरह की जो खबरें होती हैं ये आपका जैसो कि तत्कालिक दर्शकों तक पहुंचाने वाला होता है, जिसको ब्रेकिंग न्यूज़ कह देते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मुद्रित माध्यमों की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि शब्दों में स्थायित्व होता है और लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। एक अखबार ले लीजिए आप, ठीक है, इसके जो शब्द होंगे उसमें स्थायित्व होगा और इस अखबार की कटिंग को आप क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक संजो करके रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि किसी दिन आपका फोटो अखबार में आ गया, तो आप अपने पूरे गांव में, शहर में दिखाएंगे ना, भाई देखते रहो, भाई का फोटो आया है यार अखबार में, हल्के में ले रहा है क्या, नाम चलता है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, उस कटिंग को आप रख लेंगे अपनी कॉपी में और उस कॉपी को रख लेंगे कहीं पे। फ्यूचर में जब आपके बच्चे होंगे, आने वाली जनरेशन्स, उनको आप दिखाएंगे, देखिए आपका भी, हमारा भी फोटो किसी ज़माने में छपा था, इस तरह से। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है मुद्रित माध्यमों की। ठीक है, तो ये अखबार का मैंने एग्जाम्पल लिया, मैगजीन भी हो सकता है, किताबें भी हो सकती हैं, जो भी छपी हुई चीज़ें होती हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो घ वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न घटनाओं पर अखबार की राय क्या कहलाती है? तो संपादकीय कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? संपादकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष लेखन का क्षेत्र नहीं है। क्या इसमें से विशेष लेखन का क्षेत्र नहीं है? तो समाचार जो है विशेष लेखन का क्षेत्र नहीं है। खेल हो सकता है आपका, शिक्षा हो सकता है और मनोरंजन हो सकता है विशेष लेखन का क्षेत्र, लेकिन समाचार जो है बच्चों ये विशेष लेखन का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रीलांसर पत्रकार कौन होता है? फ्रीलांसर से आपको समझ में आ ही रहा होगा, फ्री यानी कि बिल्कुल आज़ाद परिंदा। ठीक है, जहां भी पैसा मिलता है वहां जाकर आराम से काम करेगा, किसी के दबाव में नहीं रहता है ये। ठीक है, बिल्कुल फ्री होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यह स्वतंत्र पत्रकार होता है। आज का आपका होमवर्क ये है, आप मुझे बताइए कि पूर्णकालिक पत्रकार कौन होता है, ठीक है, और यहाँ पर अंशकालिक पत्रकार कौन होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। सबसे पहले जिसका आंसर आएगा और करेक्ट आंसर होगा उसके कमेंट को मैं यहाँ हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे दिया है, इसको पढ़ना है और इसके आधार पर जो हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर हमें लिखना है। तो चलिए दो चार लाइनें मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ इस गद्यांश का, कि बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालात में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो जादू भी मतलब तो जादू भी चल जाएगा करके, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपका ये गद्यांश दिया गया है, बाकी का गद्यांश आप पढ़ सकते हैं। इसके आधार पर जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं उनको हल करने का प्रयास हम लोग करते हैं बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि बाजार में एक जादू है, उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द किस संदर्भ में आया है। ये जो जादू रेखांकित शब्द है ये किस संदर्भ में आया है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकर्षण के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बच्चों? आकर्षण के संदर्भ में, जिसको इंग्लिश में आप अट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार की मर्यादा के माध्यम से लेखक उसकी डैश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी सीमा के बारे में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो कथन दे दिया है। पहला कथन है कथन क कि बाजार से बहुतायत में सामान खरीदने का मनोवैज्ञानिक कारण है। ठीक है जी। अब कथन ख कह रहा है कि हम अपनी खरीदारी से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कथन क सही है और कथन ख उसकी सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि उपयुक्त गद्यांश डैश संस्कृति को आधार बनाकर लिखा गया है। तो ये जो गद्यांश है बच्चों, ये उपभोक्तावादी जो संस्कृति होती है ना, उसको आधार बना करके ये गद्यांश लिखा गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक जो है सो कि चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। उपयुक्त वाक्य में लेखक कह रहा है कि निश्चित डैश के अभाव में अनावश्यक चीज़ों की खरीदारी होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयोजन करके, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग 5वें क्वेश्चन में आ गए हैं। यहाँ पर आपका काव्यांश दे दिया है, इसको पढ़ना है और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनको हल करना है। तो वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो आप क्यों अपाहिज है। साक्षात्कारकर्ता के ऐसे प्रश्न पूछने पर उसके डैश होने का पता चलता है, ठीक है। तो जो साक्षात्कारकर्ता होता है यानी इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो जब ऐसा प्रश्न पूछता है तो उससे डैश का पता चलता है हमें, ठीक है। उसके किसका पता चलता है, तो उसके यहाँ पर संवेदनहीन होने का पता चलता है, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जल्दी बताइए वह दुख बताइए, ठीक है। उपयुक्त पंक्ति में साक्षात्कारकर्ता यानी इंटरव्यू लेने वाला ने रेखांकित शब्द का प्रयोग क्यों किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जल्दी वाला वर्ड है ना, इसको लेकर के आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका पाठकों में सुनने की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसीलिए साक्षात्कारकर्ता ने रेखांकित शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कविता में अपाहिज व्यक्ति कोई उत्तर नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है भैया, ये है प्रश्नकर्ता उस पर हावी हो रहा है। इस कारण से जो अपाहिज व्यक्ति है, जो विकलांग दिव्यांग व्यक्ति है, वो कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहा है, ठीक है। जो प्रश्न करने वाला है वो उसके ऊपर हावी हो रहा है, बताइए ये चीज़ वो चीज़, ठीक है, इसलिए वो जवाब ही नहीं दे पा रहा है। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर आपको कथन क और कथन ख दे रखा है। तो यहाँ पर जो आपका कथन क है, कह रहा है कि दिव्यांग व्यक्ति कैमरे पर अपनी वेदना को व्यक्त करने में असमर्थ है, ठीक है जी। और कथन ख कह रहा है कि प्रश्नकर्ता का व्यवहार दिव्यांग व्यक्ति के मन जो है सो कि मस्तिष्क को पहले की आहत कर देता है, ठीक है, या पहले ही आहत कर देता है, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कथन क सही है और ख उसका सही कारण है। आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, पद्यांश के आधार पर सही मिलान वाला विकल्प आपको बताना है कि किस तरह से यहाँ पर सही मिलान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही मिलान वाला जो विकल्प हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ। ये जो क है आपका पद्यांश में रेखांकित शब्द, तो इसका हो जाएगा आपका साक्षात्कारकर्ता के लिए उपयुक्त, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। फिर जो ख है आपका पद्यांश में प्रयुक्त प्रश्नों का उद्देश्य, तो ये हो जाएगा आपका संवेदनशीलता के अभाव को दर्शाना। और थर्ड जो है आपका पद्यांश का अप्रत्यक्ष लक्ष्य, तो ये हो जाएगा सेकंड वाला दृश्य संचार द्वारा करुणा का व्यवसाय करके, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं छठे प्रश्न में। यहाँ पर पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है, सिल्वर वेल्डिंग कहानी किस विषय पर आधारित है। तो आपको बताना है भैया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीढ़ी अंतराल के ऊपर, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यशोधर पंत की पत्नी को मातृसुलभ मजबूरी में डैश बनना पड़ा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधुनिक बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा बच्चों, आधुनिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, सिल्वर वेल्डिंग कहानी के अनुसार, सिल्वर वेल्डिंग, ठीक है, यहाँ वेल्डिंग अगर मैं प्रोनाउंस हो रहा हो तो वो मिस्टेक, मतलब सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, वेडिंग होगा आपका, ठीक है, वेडिंग। सिल्वर वेडिंग कहानी के अनुसार नई पीढ़ी किसे अधिक महत्व देती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो नई पीढ़ी सबसे ज़्यादा महत्व देती है वो आप कह सकते हैं कि भौतिकता को ज़्यादा महत्व देती है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, ठीक है। उपयुक्त पंक्ति से लेखक डैश स्वभाव का पता चलता है, लेखक के किस स्वभाव का पता चलता है यहाँ पर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वानुशासित, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए,
कविता के प्रति आनंदा का झुकाव डैश के कारण बढ़ा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्टर सौंदलगेरकर से प्रभावित होने पर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौंदलगेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूझ कहानी का सबसे उचित उद्देश्य चुनना है आपको। तो इस कहानी का सबसे उचित उद्देश्य जो है वो है मनुष्य को संघर्ष करते रहना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को कभी भी संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए, आपको हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। बड़े बड़े व्यक्ति आप देखेंगे ना, वो भी हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, कभी भी संघर्ष करना नहीं छोड़ते, चाहे कितना भी करोड़पति कितना भी खरबपति हो जाए। ओके, सातवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस तरह से है। कथन क कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी। ठीक है जी। और कथन ख कह रहा है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता को प्रकृति ने नहीं बल्कि मानवों ने कुशलतापूर्वक बसाया था। तो यहाँ पर सातवें का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन क सही है और ख उसकी उचित व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन, कि कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतना अवचेतना ऐसी ही सफर करती होगी। उपयुक्त पंक्ति को किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानव व्यवहार और विचारों का एक युग से दूसरे युग तक पहुँचना। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक ने मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल डैश के कारण कहा है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आडंबर रहित अवशेष मिलने के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की कौन सी विशेषता अनूठी मिसाल है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नगर नियोजन, और ये जो मोहनजोदड़ो है ना, ये मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, तो इसी तरह से है ही भैया आपका। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी मैं आपको करेक्शन के लिए बता दे रहा हूँ, ये मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आ जाता है हमारा खंड ब यानी सेक्शन बी, जिसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। और सेक्शन बी को हम लोग करेंगे इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप सैम्पल पेपर्स बाय करना चाहते हैं हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, तो आप बाय कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का 20 सैम्पल पेपर्स हमने बना दिया है, 20 सैम्पल पेपर पर सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो आज ही खरीदिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। वैसे तो ये सैम्पल पेपर्स 199 रुपये के हैं, लेकिन अभी अगर आप इसको खरीदते हैं तो 50% की भारी छूट आपको देखने को मिलेगी, यानी 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ पर एक कूपन कोड आपको बताना है जो कि है VSP07। उसके बाद आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और इस हिसाब से आपको 99 रुपीज़ में जो है 20 सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो आपका एक सैम्पल पेपर 5 रुपये का पड़ गया। ठीक है, तो आज ही सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।